अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आप सुन रहे हैं तालीम, रहनुमाई और मुस्तक़बिल साज़ी पर हमारा ख़ुसूसी पॉडकास्ट। आज हम एक इंतहाई अहम सवाल का जवाब तलाश करेंगे। क्या आज की तालीम हमारे बच्चों को सही सिमत दे रही है, या हम सब इस दौड़ में कहीं न कहीं भटक गए हैं? इन्हीं सवालात के जवाब समझने के लिए हमने दावत दी है एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने तालीम, करियर गाइडेंस और नौजवानों की ज़हनी तरबियत में सालों का तजुर्बा और गहरी बसीरत हासिल की है। हमारे मेहमान जनाब फ़िरोज़ शेख साहब एक तजुर्बेकार इंजीनियर, MBA प्रोफेशनल और ISO ऑडिटर हैं, जिनका भारत और बैरून मुल्क 24 साला अमली तजुर्बा उन्हें ये सलाहियत देता है कि वो तालीम और अमली ज़िंदगी के असल फ़र्क को न सिर्फ समझ सके, बल्कि नौजवानों को वो रास्ता दिखा सके जिस पर चलकर वो आगे बढ़ सकते हैं। आज की गुफ्तगू सिर्फ बातें नहीं, बल्कि रहनुमाई, सिमत और मुस्तक़बिल को रोशन करने का सफ़र है। तो आइए इस बामक़सद और रोशन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी सर, तो आपने तालीम और बच्चों की रहनुमाई का सफ़र कैसे शुरू किया? जी, जज़ाकल्लाह। आपने सबसे पहले कि जो है इस पॉडकास्ट में आपने यानी इनवाइट किया, और एक बहुत अहम मौजू है जिस पे मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ। तो आपने जो सवाल किया है ये बहुत यानी ज़रूरी सवाल है, और बहुत सारे लोग मुझे इस बारे में पूछते हैं कि बहुत सारी लोग अलग अलग शोबे में काम करते हैं, तो यही चुनने की वजह क्या है? तो क्योंकि मैं खुद भी एक वक्त तालिब था, मैं खुद इंजीनियरिंग में पढ़ता था, इंजीनियरिंग किया, और उसके बाद भी मैं एक वक्त में नौकरी की तलाश में था। तो उस वक्त हमको सही प्रॉपर गाइड करने वाला कोई नहीं मिला, तो हमको हमारा करियर करने में बहुत सारी चीज़ें को तकलीफ़ को बर्दाश्त करना पड़ा, और उसके बाद मैं आज यहाँ तक पहुँचा। तो मैंने ये जो है ना शोबा इसीलिए चुना कि आज की जो हमारे नौजवान हैं और आज के जो हमारे जो है ना कि बच्चों के माँ बाप है, इस टॉपिक की वजह से बहुत परेशान हैं, और इसीलिए मैंने इसको चुना कि ताकि हमारा प्लेटफॉर्म एक लोगों को सही रहबरी करे। और मेरे तजुर्बे के एतबार से और मेरे जो इंडस्ट्री में भी काम किया हूँ और एजुकेशन पर भी काम किया हूँ, ताकि लोगों को सही वक्त में रहबरी हो जाए, क्योंकि आजकल बच्चे इसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं, माँ बाप भी बेचारे बहुत परेशान हैं। तो इसीलिए मैंने इसको चुना कि ताकि हम सही वक्त पे लोगों की और बच्चों की रहबरी कर सके, और इसके ज़रिए से लोगों का करियर बन सके। माशाल्लाह। तो जी सर, 8वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को गाइड करना आप क्यों ज़रूरी समझते हैं? ये 8वीं से 12वीं का जो वक्त है जी, ये असल बच्चों के आगे का जो उनका लाइफ के अंदर जो उनको एजुकेशन लेना है, या उनको आगे के ज़िंदगी में करियर किस चीज़ में करना है, उसका ये टर्निंग पॉइंट का वक्त है जी। तो क्योंकि 8वीं के पहले जो बच्चे होते हैं, जैसे 5वीं है, 6ठी है, 7वीं है, उसमें बच्चे उतने मैच्योर्ड नहीं रहते हैं कि खुद का डिसीजन ले सके। तो 8वीं से 12वीं के अंदर इनका एक डायरेक्शन चेंज होता है, और उसके बाद वो अपना एजुकेशन चुनते हैं, और फिर आगे अपना जो है मंजिल तय करते हैं। तो अगर ये 8वीं और 12वीं के अंदर उन्होंने तय नहीं किया, तो उसके नुकसानात बहुत बड़े हैं जो आज हम देख रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे डिग्रियां लेकर आते हैं, इनको सही रहबरी नहीं मिली, या इनको सही गाइडेंस 8वीं से 12वीं में नहीं मिला, इसकी वजह से गलत एजुकेशन लेके बैठे हुए, और फिर आगे चलने के बाद उनको पता चला, और सर हमको तो ये एजुकेशन लेना ही नहीं था, मेरा इंटरेस्ट तो इसमें है। तो उस वक्त में इनकी सही रहबरी या सही इनका काउंसलिंग नहीं हो पाया। इसीलिए मेरा ये मानना है कि 8वीं से 12वीं के बीच में जो बच्चे पढ़ते हैं, इन्होंने अपना मंजिल तय करना है। हालांकि ये जो टॉपिक है ना, जिस टॉपिक पर मैं काम कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ, आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो हमारी कौम हो चाहे किसी भी कौम के अंदर, एजुकेटेड होने के बाद भी इसको काबू में नहीं आया है। 8वीं से 12वीं में ये कोई अपना मंजिल नहीं तय करते हैं। तो ये बस मेरे भाई ने किया था इसके लिए मैं कर रहा हूँ, मेरे पड़ोसी ने किया इसके लिए मैं ये डिग्री ले रहा हूँ, मेरा दोस्त उस कॉलेज में जा रहा है इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो इसके नुकसानात आगे चल के होते। तो इसीलिए 8वीं से 12वीं में इनको एक तो अपने मंजिल का सफ़र तय करना है कि इनको बनना क्या है,
और फिर उसके एतबार से एजुकेशन चूज़ करना है। तो 8वीं से 12वीं में अगर इनके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, आगे क्या बनना है, तो फिर इनके लिए आगे आसानी हो जाता है। फिर वो एजुकेशन भी उसी लाइन का लेते हैं जिसमें उनको करियर करना है। अच्छा सर, आपकी ज़िंदगी में कोई उस्ताद या शख्सियत है जिसने आप पर गहरा असर डाला हो? जी बिल्कुल है। मेरे पूरे करियर के अंदर, यानी जैसे बचपन से लेकर पढ़ाई करने तक और पढ़ाई ख़त्म होने के बाद नौकरी की है, कारोबार किया है, इसमें मुझे बहुत सारे उस्ताद मिले। जी। यानी जिसमें स्कूल के ज़माने में टीचर्स मिले, कॉलेज के ज़माने में टीचर्स मिले, या जिस कंपनियों में मैंने जॉब किया तो वो मेरे सीनियर और बॉस रहे, तो उनका भी बहुत बड़ा जो है ना हाथ है मुझे यहाँ तक पहुँचाने का। जी। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने मुझे सही गाइडेंस किया है, सही मेरी रहबरी की है। लेकिन आपका जो सवाल है कि सबसे ज़्यादा असर करने वाली शख्सियत, हाँ है, मेरे अब्बा थे। माशाल्लाह। जो मेरे साथ जो है ना, उनके पास से मैंने जो सीखा हूँ, ये बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ। मेरे अब्बा जो है फ़िलहाल ही अभी जस्ट 1-2-3 महीना पहले इंतकाल हुआ। 89 उनका एज था। ये पुरानी मैट्रिक कर चुके हैं। हालांकि हम जो है किसान फैमिली से है, लेकिन मेरे अब्बू को और मेरे अम्मी के अंदर एजुकेशन का बहुत बड़ा जो है ये था कि अपने बच्चों ने एजुकेशन करना चाहिए। तो हमारे अब्बा खुद भी पुरानी मैट्रिक थे और मेरे अब्बा ने जो है 40 साल शुगर फैक्ट्री में स्टोर क्लार्क से शुरुआत करते हुए स्टोर ऑफिसर तक रिटायर हो चुके। तो इन्होंने जो मुझे जो सिखाया बचपन से, वो चीज़ों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा असर हुआ कि पढ़ाई, एक तो सबसे पहले पढ़ाई का शौक़ जी। इन्होंने हमको बचपन से जो दिया था कि आपको अच्छे से अच्छा एजुकेशन लेना है। इसलिए हमारे घर में खाली मैं नहीं हूँ, हमारे भाई बहन ये सब अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड है। तो इसकी वजह यह है कि माँ बाप ने, हमारे अम्मी अब्बा ने हमको बहुत बड़ा एजुकेशन का बचपन से ही दिमाग में डाला था। इसलिए स्कूल के अंदर मैं अक्सर टॉपर रहता था। तो ये अब्बा का बहुत बड़ा असर हुआ। इसके अलावा भी जो लोगों से बातचीत करने का तरीका है, या फिर लोगों को हैंडल करने का तरीका है, या इसके अलावा यानी बचपन से मैं देखता था कि देखो दुनिया तो हालात का नाम है, मुसीबतों का नाम है। अगर मुसीबत ही नहीं है तो उसको दुनिया नहीं कहेंगे, उसको जन्नत कहेंगे। है ना। आप तो माशाल्लाह मुफ्ती है, आपसे तो, हमसे तो ज़्यादा आप सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन आपसे ही हमने सब चीज़ें सीखी है। दुनिया तो मुसीबत और हालात का नाम है। तो बचपन से मैंने देखा हूँ कि कोई मुसीबत हो, कोई हालात हो, तो उसको मेरे अब्बा कैसे हैंडल करते थे। तो कभी पीछे नहीं हटते थे। तो हर हाल में इससे कैसे बाहर निकलना है, और कोई अगर परेशानी आती थी, कोई मुसीबत आती थी, तो उसमें से उसको कैसे हल करना है, ये सब चीज़ें अब्बा से मैंने सीखा। और हर हाल में लोगों से अच्छा ही रहना और हमसे जो हो सके लोगों को मदद करना। इसी वजह से मैं, मेरा जो बाहर का दुबई, सऊदी अरेबिया का जॉब छोड़कर ये शोबे में जो काम कर रहा हूँ ना, इसके पीछे भी कि अब्बा का बहुत बड़ा सबक है कि अपने लिए ज़िंदगी मत लगाओ। जी। अपने लिए तो लगाना ही पड़ेगी, वो तो हर आदमी लगा रहा है, मैं भी लगा रहा हूँ, लेकिन कौम के लिए भी हम कुछ करने वाले बने। तो ये मेरे, जैसे आपका सवाल था कि मेरे लाइफ के अंदर आज तक यहाँ पहुँचने के सबसे बड़ा गहरा असर और सबसे बड़े मेरे उस्ताद है, ये मेरे अब्बा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कि यहाँ तक पहुँचने में जो सबसे बड़ी रहनुमाई जो की है इनके वालिद साहब ने की है। ये हर माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों की तरबियत करें। तालीम के साथ में तरबियत होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ तालीम है और तरबियत नहीं है तो फिर वो कामयाब नहीं है। वो आज के तालीमी निज़ाम में सबसे बड़ी कमी क्या है? आज के तालीमी निज़ाम में बहुत सारी कमियां हैं, जिसमें सबसे पहली कमी ये है कि बच्चे जो तालीम ले रहे हैं तो उनको खुद को ही पता नहीं है कि ये तालीम हम क्यों ले रहे हैं। इनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है कि अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हो तो आपको इंजीनियर क्यों बनना है, आप मेडिकल में जा रहे हो तो आपको मेडिकल में क्यों जाना है जी, आपको लॉयर बनना है, आपको जो भी एजुकेशन लेना है तो ये क्यों करना है, इसके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। ये सबसे पहली कमी है। इसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चे एक तो एजुकेशन पूरा नहीं करते हैं, या तो पूरा करने के बाद उसके अंदर आगे अपना करियर करने में उनके अंदर कमी महसूस होती है। तो ये सबसे पहली कमी है कि बच्चों को जो भी तालीम दे रहे इनके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है। देखो हर बच्चा यानी इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता है जी, कि अल्लाह ताला ने हर एक को
अलग अलग सलाहियतें दी हुई है। तो उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या करना चाहता है, और असल तो उसको क्या बनना है, ये घर में काउंसलिंग नहीं हो पा रहा। इसके वजह से ये जो भी एजुकेशन ले रहे हैं ना, ये देखा देखी वाला मामला हो रहा है। यानी भाई हमारे घर में डॉक्टर है तो हमारा जो है आने वाला भी भाई का बच्चा या हमारा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा। हमारे घर में हमारे पड़ोसी इंजीनियर बने हैं बच्चे, तो हमारे, तो इसके वजह से बच्चों का नुकसानात हो रहे हैं। तो सबसे पहली कमी है कि बच्चों को एजुकेशन लेने के पहले ये क्यों ले रहे, ये होना चाहिए, और फिर उसके बाद उनको उसके लिए मोटिवेट भी करना होगा। और इसके साथ साथ यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले नंबर पे तो ये है, इसके अलावा घरों के अंदर सही माहौल नहीं है हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। इसके वजह से भी ये भी एक कमी है, क्योंकि बच्चा तो चाहता है कि मैं एजुकेशन लूँ, मैं आगे पढूँ, लेकिन घर का माहौल भी वैसे होना चाहिए, सराउंडिंग वाला माहौल भी होना चाहिए, कि ताकि उसके अंदर वो फिक्र पैदा हो कि मुझे ये तालीम पूरी करना है और इस तालीम के अंदर मुझे आगे करियर करना है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि घर में फ़िक्र होनी चाहिए कि जी। अगला सवाल है कि स्कूल की तालीम और अमली ज़िंदगी के दरमियान इतना बड़ा खला क्यों है? इसकी वजह ये है, इसके ऊपर मैंने काफ़ी स्टडी भी किया हो और काफ़ी जगह पर मैं मेरे लेक्चर्स के अंदर ये बात बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि आजकल के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, ये स्कूलों में जो पढ़ाई हुई किताबें हैं, इसको अपने अमली ज़िंदगी में लाने के बारे में सोचते ही नहीं है। पहले तो सोच ही नहीं है इनकी जी। ये तो सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ इसको याद करूं और इसको एग्ज़ाम के अंदर मैं लिखूं ताकि मुझे जो है अच्छे मार्क्स मिले। इनका मकसद सिर्फ अच्छे मार्क्स मिलना, ये मकसद रह गया है। जो कि अब मैं भी खुद पढ़ाई कर चुका हूं, और मुझे आज भी 5वीं कक्षा में, 6ठी कक्षा में, 7वीं कक्षा में हमको हिंदी में, इंग्लिश में कौन से लेसन थे, ये आज भी याद है। तो हमको हमारे उस्ताद, हमारे टीचर वो लेसन के बाद ये बताते थे कि अब इसमें से आपके लाइफ में क्या लेना है। माशाअल्लाह। आजकल के भी टीचर बताते होंगे, लेकिन बच्चों की ज़हनियत ही वो नहीं बनी। बच्चे तो सिर्फ कंपटीशन के हिसाब से मार्क्स अच्छे आने को होशियारी समझते। इस बात पर भी मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाह रहा हूँ कि बच्चे के मार्क्स अच्छे आना और बच्चा होशियार होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क, सही बात है। ये तो उसको अगर किसी बच्चे को 95%, 98% मार्क मिल रहे, इसका मतलब उसने जो याद किया है ना, उसके मार्क से हो जी। उसके टैलेंट के मार्क नहीं है, उसके होशियारी के मार्क नहीं है। वो तो बच्चा टैलेंट होगा ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 95-98% वाला बच्चा टैलेंट नहीं है, लेकिन जैसे आपका सवाल है ना, उस पर मैं ये कर रहा हूँ कि एक एक लेसन में मुझे इससे क्या लेना है। ये अगर बच्चे पढ़ने के पहले अगर सोच बनेगी ना, तो जो पढ़ाई के अंदर, क्योंकि हर स्कूल की हर पढ़ाई ये लाइफ का सबक है जी। चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे वो हिंदी या मराठी के लैंग्वेजेस या इंग्लिश के लैंग्वेजेस की किताबें हो, हर एक किताबों में जो टॉपिक है, लेसन है, उससे लाइफ के सबक है। लेकिन बच्चों का वो कंसंट्रेशन ही नहीं है कि आज मुझे जो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाया जाने वाला है, इसको मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करने वाला बनूं। ये तो समझ रहे हैं कि आज जो पढ़ाया जा रहा है मुझे याद करके पेपर में लिखना है। इसकी वजह से ये गैप है। ये गैप है। बच्चा अपनी दिलचस्पी और सलाहियत कैसे पहचाने? बच्चा जो है अपनी दिलचस्पी जो है पहचानने के लिए या अपना आगे का मंजिल तय करने के लिए कि उसकी दिलचस्पी जो पढ़ाई के अलावा जैसे घर में रहता है तो उसको क्या अच्छा लगता है। तो ये सिर्फ बच्चे का नहीं है, असल ये बच्चा, उसके माँ बाप और उसके स्कूल के उस्ताद, टीचर वगैरह, ये सबके मिल का एक डिसीजन है जी। तो माँ बाप ने बच्चों को ऑब्जर्व करना है कि बच्चे के अंदर क्या इंटरेस्ट है, और बच्चा भी जैसे 8वीं से 12वीं वाला बच्चा भी खुद समझदार बनते जा रहा है जी। तो उसको भी समझता है कि मुझे कौन से लाइन में इंटरेस्ट है। तो इसने जो है कि अब मान लो जैसे एक इंजीनियर होता है तो इंजीनियरिंग में लगने वाली चीज़ें क्या है, मेडिकल में लगने वाली चीज़ें क्या है, अकाउंटिंग में लगने वाली चीज़ें क्या है, लॉयर बनने के लिए क्या चीज़ें हैं। तो ये हर एक का एक अलग अलग टॉपिक है। जी। तो वो बच्चा जो है खुद भी
तय कर सकता है कि उसका दिल कहाँ पे रुजू हो रहा है। कहाँ दिल लग रहा है उसका? मान लो कि माँ बाप चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बने, और ये बच्चे को तो बार बार जैसे स्कूल से आता है, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ जी। कि बच्चे को तो बार बार स्कूल से आने के बाद बस कोने में रखी हुई बैट और बॉल ही दिख रहा है, और उसकी दिलचस्पी उसमें है, और वाकई वो खेलता भी अच्छा है। इसका मतलब ही कि वो जो है खिलाड़ी बनना चाहता है, तो उसका काउंसलिंग हो जाए। यानी वो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि वाकई उसका इंटरेस्ट है। कभी कभी इंटरेस्ट होता है ये, जैसे पानी के अंदर जो ये आ जाता है ना, उबाल आता है, जोश आता है, उस तरीका भी होता है। तो इसको पहचानने के लिए माँ बाप है, उसके टीचर है, उस्ताद है, या तो हमारे जैसे जो मोटिवेशनल स्पीकर या काउंसलर होते हैं, इनका सपोर्ट लेकर बच्चे का आगे का सफ़र तय कर सकते हैं। तो उसके एतबार से वो तय हो जाएगा कि इस बच्चे के अंदर ये दिलचस्पी है। यानी दिलचस्पी एक पार्ट है, इसके अलावा इसके अंदर की कैपेबिलिटी, यानी वाकई वो उसके अंदर क्या सलाहियतें हैं। इसलिए मेरे लेक्चर्स के अंदर मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि एक मछली है और एक बंदर है, दोनों की अगर कंपटीशन लगाई जाए कि कौन स्विमिंग अच्छा करेगा, तो जाहिर बात है कि मछली ही जीतेगी। इसका मतलब बंदर का करियर खराब हो गया क्या? नहीं, क्योंकि उसके पैदाइशी उसके अंदर वो चीज़ नहीं है। सही। और अगर दूसरी कंपटीशन लगाई जाए कि एक पेड़ है जिसके ऊपर कौन जल्दी चढ़ जाएगा, तो जाहिर बात है कि ये बंदर ही जीतेगा। तो इसका मतलब मछली का करियर बर्बाद हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसके अंदर पैदाइश कुछ चीज़ें हैं, इसको पहचानना है। उसका इंटरेस्ट, उसकी दिलचस्पी किस में है, उसको पहचानना है, और वो आगे उसकी सोच क्या है, उसके एतबार से बच्चे का आगे का जो है मंजिल तय हो सकता है। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की सलाहियत को पहचाने। जी, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, उस्ताद की भी जिम्मेदारी है, और बच्चा भी खुलकर बोलना चाहिए। असल बच्चा बोलना चाहता है, लेकिन क्या है कि किसी घर के अंदर उसको इजाज़त ही नहीं होती है, या तो समझते नहीं। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना, माँ बाप मुझसे मशवरा करते हैं कि हमारे बच्चे को क्या बनाना है। मैं बोला वो आप और मैं नहीं तय कर सकते हैं। नहीं, बोले उसको कुछ नहीं समझता है, वो तो हम जो बोलेंगे वो करते हैं। ऐसा नहीं होता है। हर बच्चे के अंदर सोच होती है, हर बच्चा चाहता है कि मैं ये बनूं, हम उसको मौका तो दें। तो इसमें क्या है कि बच्चों को बोलने वाला बनाओ, बच्चा क्या चाहता है, और फिर उसके माँ बाप है, उसके उस्ताद है, तो ये मिलकर उसका जो है मंजिल तय कर सकते हैं। माँ बाप के ख्वाब और बच्चों के टैलेंट में टकराव क्यों होता है अक्सर? ये तो बहुत आम यानी हर जगह का मसला है, हर घर के अंदर का मसला है कि हर जगह जो है माँ बाप की ख्वाहिश कुछ और होती है, और बच्चे की सोच या बच्चे का टैलेंट और होता है। ये तो बहुत बड़ा मसला है मेरे हिसाब से कि हर जगह बच्चे का करियर नहीं बनता है ना, इस टकराव के वजह से नहीं बन पा रहा। क्योंकि क्या हुआ है, इसको अक्सरियत में मैं बोलते रहता हूँ कि माँ बाप की सोच होती है, जैसे किसी को जो है इंजीनियर बनना था, वो अपनी किसी वजह से वो खुद नहीं बन सके इंजीनियर, तो वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, तो उन्होंने वो अपनी ख्वाहिश बना दी है। तो अपनी ख्वाहिश पकड़कर बच्चे के टैलेंट के बारे में नहीं सोच रहे, बच्चे के ख्वाहिश के बारे में नहीं सोच रहे, या बच्चे के यानी उसके टैलेंट और उसका ड्रीम यानी उसका जो है ख्वाब है, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। वो तो एक ही पकड़ के बैठते हैं कि मैंने सोचा था इंजीनियर बन जाऊं, मैं नहीं बन पाया, कम से कम मेरा ख्वाब मेरा बच्चा पूरा करे। ये टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है करियर के अंदर। आप तो आपके बच्चे के करियर को दांव पे लगा रहे हैं आपके ख्वाबों के लिए। सही बात। आपने आपका ख्वाब पूरा नहीं किया, उसको वहाँ टॉपिक को ख़त्म कर दो। अब बच्चे का ख्वाब क्या है ये देख लो। तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि जितने भी माँ बाप हैं, इन्होंने इसमें टकराव ही नहीं करना है। इन्होंने तो बच्चा जो चाहता है उसका काउंसलिंग करके, उसका जो है सही से उसका रहबरी करके, वो जो चाहता है उसके अंदर उसको आगे बढ़ाए। मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं। एक कैंडिडेट आया था मेरे पास 3-4 साल पहले, और वो जो है कहा कि मुझे जो है डॉक्टर बनना है। तो मैंने कहा क्यों, आपको डॉक्टर क्यों बनना है? क्योंकि मैं अक्सरियत बच्चों को सवाल पूछता हूँ कि आपने एडमिशन क्यों लिया,
या आपने ये डिग्री पूरी क्यों की। 99% ये जो है इनको पता ही नहीं कि क्यों का सवाल ही नहीं, जवाब ही नहीं आता है। तो उस बच्चे को मैंने पूछा कि तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। उसने बहुत अजीब जवाब दिया। उसने कहा कि मेरी एक बड़ी बहन थी जिसको डॉक्टर बनना था, उसका इंतकाल हो गया, अब उसका ख्वाब मैं पूरा कर रहा हूँ। आप सोचो, ये लाइफ का डिसीजन लेना है, ये इमोशनल होने का डिसीजन थोड़ी है। ये तेरी बहन को डॉक्टर बनना था, तेरी बहन का तो इंतकाल हो गया, अब तुम्हारे अंदर वो सलाहियतें है कि नहीं ये देखो। सही बात है। तुमको इंटरेस्ट है कि नहीं है देखो। बस डिग्री पूरा भी करोगे तुम तो उसके अंदर आगे इंटरेस्ट नहीं होगा तो डॉक्टर की डिग्री बराए नाम रह जाएगी। तो इसीलिए जो है माँ बाप ने तो पहली बात तो टकराव करना ही नहीं है। बच्चों के ख्वाब, बच्चों का इंटरेस्ट और बच्चे किस लाइन के अंदर मेहनत कर सकते हैं, इसको देखकर अगर डिसीजन ले लिया ना तो ये टकराव ख़त्म हो जाएगा। और माँ बाप का ख्वाब पूरा करने के लिए डॉक्टर बन भी गया तो हज़ारों ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ भी हो जाएगा। क्योंकि नहीं, हकीकत में बोलता हूँ आपको, मेरा अभी ये 6ठा साल चल रहा है, मेरे कंपनी का 6 साल पूरे हो गए, 7वां साल चल रहा है। अक्सरियत में मैंने देखा कि जिन बच्चों का मैंने काउंसलिंग किया उनको ज़बरदस्ती उस डिग्री में डाला गया है ना, वो उसमें करियर करते ही नहीं। नुकसान ही होता है। नुकसान ही तो फिर दोनों तरफ से नुकसान है। मेरे पास तो ऐसे बच्चे ऑफिस में आते हैं जिन्होंने BE मैकेनिकल किया है, BE इलेक्ट्रिकल किया है, BE इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, और वो कहते हैं कि सर मुझे इस लाइन में जॉब नहीं चाहिए। भाई क्यों किया डिग्री फिर? 4 साल, 12वीं के बाद 4 साल की डिग्री है, माँ बाप ने पैसा भी लगाया और एक डिग्री हासिल करके आप इंजीनियर बन गए, आप क्यों नहीं करना चाहते? तो बोले असल हमको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, बस माँ बाप ने बोले, बड़े भाई ने बोला, बड़ी बहन ने बोली, इसीलिए मैंने ये डिग्री हासिल की है। मुझे तो आप कोई बैक ऑफिस में ऑफिस का काम दे दो या तो कोई ऐसा नॉन टेक्निकल काम दे दो, हमको इंडस्ट्री में जाकर, कंपनी में जाकर जॉब करना पसंद नहीं है। आप सोचो कितना बड़ा नुकसान हो रहा। एक तो उसके 4 साल चले गए, इसके अलावा पैसे जो लगाए माँ बाप ने वो भी चले गए। और माँ बाप की एक ख्वाहिश क्या होती है कि बच्चा सीख कर पढ़कर उसका अपना करियर बना ले। माँ बाप क्या चाहते? माँ बाप थोड़ी, हर माँ बाप थोड़ी चाहते कि ये पैसे कमा कर मुझे दे दे, ये माँ बाप नहीं चाहते। माँ बाप तो मेरा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया, यही माँ बाप को खुशी होती है। अब माँ बाप ने उसके लिए माल भी लगाया, उसके लिए सब कुछ लगाया, और ये होने के बाद भी वो उसमें करियर नहीं कर रहा, तो सब तरफ से नुकसान आता है। इसीलिए बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें उसकी काबिलियत है और जिसमें वो आगे चल सकता है, उस तरीके का अगर उसको एजुकेशन देंगे और उसकी मंजिल तय करेंगे ना, तो सबके लिए ये राहत है। तो मैं यही समझता हूँ कि इसमें तो घर में टकराव होना ही नहीं चाहिए। बच्चों का सही एतबार से काउंसलिंग करके उसकी डिग्री देना चाहिए। एक बहुत ही अहम सवाल है सर कि वालिदैन कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए? 3 जो गलतियां हैं वालिदैन की, इसमें सबसे पहली गलती है कि बच्चों को उनकी पढ़ाई चूज़ करने के लिए या उनका करियर चूज़ करने के लिए या उनका मंजिल चूज़ करने के लिए उनको आज़ादी नहीं देते, या तो उनको राय भी नहीं लेते, उनके ऊपर थोपा जाता है। कोई एजुकेशन हो या कोई करियर हो या कोई फील्ड चूज़ करना है ना, तो उसको बड़े बैठ कर तय करते हैं। तो ये जो है उसकी राय नहीं ली जाती कि वो चाहता क्या है। ये सबसे पहली गलती है। और फिर दूसरी जो गलती है कि मान लो कोई तय भी हो गया है तो उस तरीके का घर में माहौल नहीं होता है कि बच्चा और मोटिवेट हो जाए और बच्चा और पढ़ने वाला बन जाए। तो ये जो है उसका घर का माहौल भी उस तरीके का होना चाहिए। और तीसरी जो गलती है कि उसको तो बस एजुकेशन दिया गया, पैसा लगा दिया और कहा कि पढ़ो। तो ऐसा नहीं होता है ना कि आपने फ़ैसला तो कर दिया, आपने उसको यानी आगे इसके लिए आपने माहौल दिया। और तीसरी एक गलती होती है कि बच्चा कामयाब होने के लिए या बच्चा उस डिग्री को हासिल करने के लिए और उसमें आगे कामयाब होने के लिए उसको जो लगने वाली चीज़ें है वो देना और उसके अंदर उसको आज़ादी देना। यानी आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि वो एजुकेशन लेने में और उसको पढ़ाई करने में, खुद के डिसीजन लेने में उसको आज़ादी देना।
कि भाई ये फला फला डिसीड कर रहा है। मान लो मिसाल के तौर पर अगर एक बीकॉम है, तो बीकॉम अगर बच्चा कर रहा है तो उसने बीकॉम कंप्लीट होने के पहले क्या कोर्स लगता है, क्योंकि जब बीकॉम, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, बीकॉम पूरा होने तक उसका कम से कम टैली आना चाहिए उसका कोर्स। अब वो बच्चा स्कूल में, कॉलेजेस में बच्चों के अंदर बातचीत करके घर में बता देता है कि भाई मुझे टैली का कोर्स करना है, तो बोले नहीं अभी पढ़ाई पूरी होने दो फिर हम करेंगे। तो ये आज़ादी, इस तरीके की आज़ादी मैं बोल रहा हूँ। यानी आज़ादी का मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी घूम और कहीं पे भी, उस तरीके की आज़ादी नहीं बोल रहा हूँ, कि उस एजुकेशन के रिलेटेड, यानी इसको कहेंगे कि हम अपग्रेड, अपने आप को अपग्रेड करो, बच्चा अपग्रेड होना चाहिए ताकि वो बीकॉम होने तक उसके रिलेटेड लगने वाली जो कोर्सेस है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बेसिक चीज़ें तो एक्वायर्ड है, ये चीज़ें बच्चों के साथ डिस्कस करके उसके बच्चे का जो एजुकेशन है या करियर है उसको लगने वाली चीज़ों में डिसीजन लेने के लिए आज़ादी, ये मैं मानता हूँ कि ये गलतियाँ जो है माँ बाप की हो रही है। अगर ये गलतियाँ ना करे तो बच्चे का करियर और अच्छा बेहतर बन सकता है। माशाअल्लाह। आज के नौजवानों के लिए पढ़ाई में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सबसे बड़ी रुकावट ये है कि बच्चे जो है पढ़ाई के अंदर जो ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं है, तवज्जो उनकी नहीं है। ये होता है ना कि जिस उम्र में, जिस वक्त में जो काम करना चाहिए वो काम होना चाहिए, तो ये नहीं हो पा रहा। जैसे स्कूल में तो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जब उस्ताद या टीचर आते हैं तो जो पढ़ाई वहाँ पे सिखाई जा रही है तो वहाँ तवज्जो नहीं देते। क्लास वर्क जब दे रहे तो क्लास वर्क को पूरा नहीं किया जा रहा, घर पे होमवर्क दिया जाता है तो होमवर्क पूरा नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जिस चीज़ को ध्यान देना चाहिए और उसको वक्त पे पूरा करना चाहिए, तो वो नहीं होने की वजह से कि उनके जो है रुकावटें पैदा हो रही है। और असल तो वो ये नहीं सोच रहे कि पढ़ाई करने से मेरा फ़ायदा क्या होने वाला है और पढ़ाई नहीं करने से मेरा नुकसान क्या होने वाला है, ये पिक्चर उनके सामने क्लियर नहीं है। तो इसके वजह से बस वो तो अपना एजुकेशन जो है ना, आज की पढ़ाई का दौर एक रूटीन वाला बन चुका है कि बच्चों को स्कूल में डाल दिया, एडमिशन ले लिया, वो गया, शाम में आ गया, होमवर्क हुआ नहीं हुआ, क्लास वर्क हुआ नहीं हुआ, एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आ गए, थोड़ा भाई माँ बाप ने डांटा, फिर माँ बाप के लिए पेरेंट्स मीटिंग में उस्तादों ने बुलाकर डांटा, ये रूटीन वाला मामला चल गया। तो इसके वजह से क्या हो गया कि बच्चों के अंदर पढ़ाई क्यों लेना है इसकी हकीकत ही नहीं रहने से जो है उनके सामने सबसे बड़ी रुकावटें हैं कि वो जहाँ जो करना है वो नहीं कर पा रहे, इसके वजह से ये रुकावटें पैदा हो रही। अक्सर बच्चों को सबक याद करने में बहुत मुश्किलात आती है, यानी याद करने में अगर बच्चे के पास कमज़ोरी हो तो बच्चा क्या करे? देखो ये चीज़ तो बहुत अहम है। देखो पैदाइश हर एक की मेमोरी अलग अलग है। किसी बच्चे को एक बार पढ़ेंगे तो उसको याद आता है, कुछ बच्चों का ज़हनी तौर पर उनको याद नहीं रहता है। उसके लिए क्या करना चाहिए कि जो बच्चे इस तरह का कि जो उनको याद नहीं रहता है, या तो जो है जो सिखाया जाता है वो घर पे आने के बाद या फिर दूसरे दिन भूल जाते हैं, तो इनके लिए एक ही रास्ता है कि सबसे पहले वो क्लास के अंदर ज़्यादा तवज्जो दें। नॉर्मली क्या होता है, जो बच्चों को याद नहीं रहता है ना, वो पूरा ध्यान हटा देता है, बोलता है यार मैं कितना भी ध्यान दूंगा ना तो मुझे याद ही नहीं रहता है, तो उससे अच्छा है तो ना ध्यान दूँ, तो ये तो और बड़ा नुकसान हो गया। तो ऐसे बच्चों ने क्या करना चाहिए कि हो सके तो पूरा कंसंट्रेशन करके उस क्लास के अंदर सुनना है, और फिर आने के बाद घर पे जैसे होमवर्क भी दिया जाता है तो होमवर्क को भी हमने रूटीन वाला, जैसे मैंने पहले बताया कि रूटीन वाला बनाया, तो होमवर्क के आंसर लिखते वक्त उसको समझकर उसको दोहराना है, और फिर जो लेसन या जो टॉपिक स्कूल में या कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है उसको बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ने से जहन के अंदर वो चीज़ बैठेगी। अब किसी के एक बार पढ़ने से बैठ जाती है, किसी के 4 बार पढ़ने से बैठ जाती है, तो आपका जहन और कमज़ोर है तो आप 10 बार करो। तो मेहनत ज़्यादा करेंगे तो ये काबू में आएगा। जैसे इंग्लिश में एक हमेशा जो है कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यही रास्ता है कि अगर हम बार बार उस चीज़ को करेंगे ना, तो जाहिर बात है बिल्कुल 100% याद नहीं होगा,
एटलीस्ट 60-70% तो याद होगा, जिससे हम उस क्लास में या वो टॉपिक में, लेसन में एटलीस्ट हम समझने वाले बने और उसमें हम पास होने वाले बनेंगे। तो बार बार पढ़ना और इसको दोहराना ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। हिम्मत हार के छोड़ नहीं देना है। हिम्मत हार के तो छोड़ना नहीं है जी। ये हिम्मत हार कर छोड़कर अपने करियर को ख़राब करने जैसा है। बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों कम होता जा रहा है? तो बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कम होते जाता है ना, इसका बहुत बड़ा असर ये सराउंडिंग से होता है। तो बच्चा जब छोटा होता है ना, छोटा, एकदम छोटा, मान लो 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा होता है, नॉर्मली वो कोई चीज़ करता है तो बड़े जो है उसको डांटते हैं, तो छोटा है। या किसी बड़ों के अंदर कोई बातचीत चलती है या वही कोई चीज़, नई चीज़ देखता है ना, तो सवाल करता है। बच्चा जैसे बोलने लगता है ना, 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा बहुत सारे सवालात पूछता है। तो उस सवालात को सही जवाब देना ये माँ बाप की और घर के बड़ों की जिम्मेदारी है। अब हमारे पास अक्सरियत में ये होता है, खामोश बैठ जा, तू छोटा है। कॉन्फिडेंस को ख़त्म किया जा रहा है उसको बोलने के लिए हम यानी इजाज़त ही नहीं दे रहे, उल्टा वो बोलना उसका ख़त्म हो रहा है। और उसकी जो तहकीकात का जो जज्बा है ना उसको बचपन से हम दबाया जा रहा है। तो आगे चल के उसका कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? इसका कॉन्फिडेंस तो बच्चे का कॉन्फिडेंस, ये बच्चा 2 साल का 3 साल का 4 साल का होगा, उस वक्त उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना ये माँ बाप और घर के बड़ों के हाथ में है। बच्चा कोई सवाल पूछे, उसको ये समझ ले कि ये कोई बड़ा पूछ रहा है, इस तरीके से तवज्जो होकर और बहुत यानी अदब के साथ उस बच्चे का अगर जवाब दोगे ना, बच्चे के अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस पैदा होगा और वो सीखेगा भी। वो सीखेगा, फिर वो और सवाल पूछेगा, और जवाब दो, और सवाल पूछेगा। नॉर्मली क्या हो रहा है, उसको दबाया जा रहा है, तो छोटा है खामोश बैठ, और बड़ा होने के बाद बोल रहे बोल, अब कैसा बोलेगा वो, कैसा बोलेगा? तो इसीलिए ये माँ बाप की और घर के बड़ों की जिम्मेदारी है, बच्चा जो भी सवाल पूछेगा उसका जवाब दो। बच्चा कोई काम करने जा रहा है तो उसको उस तरीके से हैंडल करो ताकि उसका कॉन्फिडेंस का और डर का ताल्लुक है। कॉन्फिडेंस और डर का ताल्लुक है। जब दिल में डर बैठता है ना, जिसके दिल में डर होता है ना, उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है। अब हमारे पास भी कुछ कैंडिडेट को हम इंटरव्यू का लेटर देते हैं ना, तो बोलते हैं सर मुझे बहुत डर लग रहा है। ये डर का ताल्लुक कॉन्फिडेंस से है। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, उसको डर नहीं लगता है। तो ये डर निकालने की जिम्मेदारी घर के बड़ों की है। बचपन से ही उसको ऐसा बनाओ कि वो कॉन्फिडेंट बन जाए, ताकि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आगे बहुत ज़रूरी है कामयाब होने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, ये बहुत ज़रूरी और अहम यानी स्किल है। यानी बच्चों को बचपन से ही बच्चों का एहतराम करें, उनके सवालों का जवाब दें, बहुत ज़रूरी है, तो बच्चा कॉन्फिडेंट रहेगा इंशाल्लाह। बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक और बहुत ही अहम सवाल है सर कि 13 साल से 17 साल के जो बच्चे हैं, उनमें कौन सी 5 स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? इनके अंदर जो है, इस उम्र के बच्चों के अंदर जो स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, ये सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, वक्त की पाबंदी जी। ये तो टॉपिक बहुत बड़ा है मुफ्ती साहब। असल आज हमारे इंडिया के अंदर अक्सरियत में टाइम मैनेजमेंट बड़ों के अंदर काबू में नहीं है। इसके वजह से जो नुकसानात हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं बाहर कंट्रियों में, मुल्कों में काम किया, अलग अलग मुल्कों के लोगों के साथ काम किया, तो इनके पास वक्त की बहुत कदर है। इसके वजह से ये लोग कम वक्त में या अपने तय किए वक्त में कामयाब होते हैं। तो हमारे पास तो ये बहुत बड़ा हर एक के लिए है। लेकिन आज हमारा जो मौजू बच्चों के लिए चल रहा है, और ख़ास करके बच्चों के एजुकेशन में कामयाब होने के लिए, तो बच्चों के लिए इस उम्र के अंदर अगर इन्होंने अपने वक्त का यानी टाइम को मैनेज किया, कौन से वक्त में क्या काम करना है, इसको अगर डेली रूटीन में लाए तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जैसे पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना है, जब सोने का वक्त है उस वक्त सोना है। तो हर चीज़ का वक्त का अगर उन्होंने तय कर दिया कि इस वक्त ये काम करना है, इसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। अगर ये पहला स्किल टाइम मैनेजमेंट का है,
दूसरा जो स्किल है ये कंसंट्रेशन है, तवज्जो। तवज्जो। ये इनका इस वक्त में तवज्जो, क्योंकि ये जो उम्र होती है ना, इस उम्र के अंदर इनका तवज्जो अगर किसी पर अभी कर देंगे ना, ये हमेशा के लिए बाकी रहता है। तो इस वक्त इन्होंने अगर किसी चीज़ पर तवज्जो दे दी पढ़ाई के वक्त में, यानी जैसे घर पे भी पढ़ाई कर रहे और क्लास में भी जो है उस्ताद सिखाते, टीचर सिखाते, उस वक्त ध्यान देना, क्योंकि कंसंट्रेशन से ही आदमी उसको करने में उसको कामयाब होता है और उसको आसान लगता है। तो कंसंट्रेशन करना, कौन देने, ध्यान देना, उस पर पूरी तवज्जो देना। तो वो दो चीज़ें हैं। तीसरी जो चीज़ है जो पैदा होना चाहिए कि आज जो है फिजूल जो है चीज़ें हो रही है या फिजूल बातें हो रही है स्टूडेंट के ज़माने में, तो इससे पढ़ाई पर बहुत नुकसान होता है कि पढ़ाई के दरमियान में यानी फिजूल चीज़ें हो या फिजूल बातें हो, इसको कैसे बचना है, इसकी बहुत बड़ी मिसाल मोबाइल है जी। यानी मोबाइल की जैसे बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन सबसे बड़ी मिसाल जो है ये मोबाइल है कि मोबाइल की वजह से वक्त बहुत बर्बाद हो रहा है बच्चों का। इसके वजह से इनके पढ़ाई पर, इनके कंसंट्रेशन पर और इनके याददाश्त पर इसका बहुत बड़ा असर हो रहा है। तो इस चीज़ों से बचना है। हाँ, मोबाइल आजकल स्कूलों के अंदर भी कुछ ऑनलाइन क्लासेस होते हैं या ऑनलाइन पढ़ाई होती है, वहाँ तक ठीक है। इसके अलावा उसका इस्तेमाल ज़्यादा ना हो, तो ये तीसरी चीज़ है। और जो चौथी चीज़ है कि बच्चों के अंदर, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया ना, ये मेरे बच्चों के अंदर ये जो है इनका ब्रेन और इनके जज्बा एकदम फ्रेश होते हैं जी। तो नई नई चीज़ें बहुत जल्दी सीख सकते हैं ये। तो इन्होंने इस वक्त में नई नई चीज़ें सीखना चाहिए जिनकी इनके अंदर ये कमी महसूस करते हैं। ये हो या इनके माँ बाप इनको सही रहबरी करे। जैसे कोई बच्चा ग्रामर में कम है तो इसने ग्रामर के ऊपर अपना जो है ज़्यादा तवज्जो देकर ग्रामर को सीखे। आजकल आगे चलकर इंग्लिश बहुत ज़रूरी है जी। तो इंग्लिश की कमियां है और आजकल बच्चे क्या है, बड़े भी जो है इंग्लिश बात करने को डरते हैं और उसके वजह से करियर में भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ता है। तो इस उम्र के अंदर नई नई चीज़ें सीखें। तो ये नई नई चीज़ें सीखने से इनके अंदर आगे करियर करने में यानी कि जो है आसानी होगी। और पांचवा जो है ये इसी उम्र के अंदर अपनी मंजिल को सेट करें, अपना गोल सेट करें। अपना गोल सेट होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे लाइफ में क्या बनना है। ये गोल सेट होगा ना तो इसके ऊपर से इनके तमाम चीज़ें चलती रहेंगी और फिर एक वक्त आएगा कि ये अपने गोल में अपने जो है इसमें कामयाब हो जाएंगे। अगला सवाल है सर कि बच्चा अपनी कमज़ोरियों को ताकत में कैसे बदल सकता है? बच्चों को जब अपनी कमज़ोरी का पता चल जाए तो उसने इसको चैलेंज समझकर उस पर फोकस करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि कमज़ोरी का बच्चा डर कर उससे दूर भागता है, हिम्मत हार जाता है कि ये मेरी कमज़ोरी है। अगर उसको पता चल गया कि ये मेरी कमज़ोरी है, अब उसको उसने चैलेंज लेना है कि मैं इस कमज़ोरी को दूर करूँगा और मैं इसमें कामयाब हो जाऊँगा। तो इसके ऊपर तवज्जो दे, इसके ऊपर अपने एफर्ट्स लगाए, मेहनत को बढ़ाए, ताकि ये उसके लिए क्या बनेगा कि ताकत बनेगी। नॉर्मली क्या होता है, कमज़ोरी को लोग डर के बच्चे जो है दूर भागते हैं कि बोले मुझे याद ही नहीं रहता है और जो है मुझे ये पढ़ाई में बहुत मुश्किलात आती है। मैं अक्सर स्टूडेंट मुझे ये चीज़ पूछते हैं कि मैं यही बोलता हूँ कि आपके पास मान लो एक क्लास में 6 या 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो जिसमें आपको मुश्किल लगता है, नॉर्मल क्या होता है कि पढ़ाई को बच्चे बैठते हैं ना, जैसे एग्ज़ाम आती है तो साइंस बहुत डिफ़िकल्ट लगता है ना तो साइंस को पीछे रखते हैं, इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट लगता है तो इंग्लिश को पीछे रखते हैं और जो अच्छा लगता है उसकी पढ़ाई ज़्यादा करते हैं। तो इसके नुकसानात होते हैं कि जो अच्छा लगता है उसमें तो अच्छे मार्क आते हैं और जो मुश्किलात है उसमें ऑलरेडी उसको मुश्किल लग रहा और उसने मेहनत ही नहीं की तो वो कम हो रहा है। तो मैं अक्सर बच्चों को ये कहता हूँ कि जो तुम्हारी कमज़ोर सब्जेक्ट है, कोई भी कमज़ोरी हो, तो उस पर ज़्यादा तवज्जो दो, ज़्यादा मेहनत करो, तो ये तुम्हारी ताकत बन जाएगी और फिर वो कमज़ोरी आपकी कमज़ोरी नहीं रहेगी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये एक और बहुत ही अहम सवाल है सर
कि सोशल मीडिया की लत में फंसे हुए बच्चों को आप क्या अमली मशवरा देंगे? सोशल मीडिया पे जो बच्चे फंसे हैं ना, इसका तो उमूमन बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए रास्ता एक ही है कि बच्चे सोशल मीडिया का हो सके तो इस्तेमाल बंद कर दें। अब ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। फ़ौरन तो नहीं होगा, जी। लेकिन इसकी आदत डालने के लिए इसको क्या करें, कम से कम करें कि भाई ज़रूरी चीज़ तो वहाँ है ही नहीं है। जी। यानी 8 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाई के लिए सोशल मीडिया से कुछ भी नहीं मिल रहा। जी। सोशल मीडिया तो बस एक टाइम पास के लिए वहाँ जा रहे। ठीक है, इंसान है, 24 घंटे में थोड़ा बहुत यानी एंटरटेनमेंट होने के लिए देखना उनको लग रहा है, तो उतना वक्त के लिए थोड़ा बहुत उसको देखकर उसको कम करें। तो ये कम करने से क्या होगा कि उनका वक्त बचेगा और सही जगह पे लाएंगे वो अपने आप को। कैसे कम करें सर? हाँ, तो वो भी एक अहम सवाल है कि कम कैसे करें। जी। तो मोबाइल तो इसे छूटता नहीं है, और असल माँ बाप में और बच्चों में टकराव पैदा होता है। अक्सर माँ बाप की ये शिकायत है कि हमारा बच्चा मोबाइल की आदी हो चुका है, और मोबाइल मांगते हैं तो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं। तो मोबाइल को छीनना ये बहुत गलत तरीका है। आप 1 साल के बच्चे के हाथ से मोबाइल नहीं निकाल सकते आज, वो तो रोना चालू करता है, पूरा घर उठा लेता है। तो छीनकर उसकी आदत नहीं छूटेगी। इसको समझाकर, उसके नुकसानात बताकर, आप ये चीज़ है कि इस उम्र में उसको नफ़ा और फ़ायदा भी नहीं समझ में आएगा। इसके लिए जो मैंने पहले अर्ज़ किया ना, इस वक्त में इसके गोल पर इसको तवज्जो देनी चाहिए कि मैं लाइफ में कुछ बनना चाहता हूँ, तो मुझे क्या बनना है। जब उसका गोल सेट होगा ना, तो रात दिन वो गोल के बारे में सोचेगा और उस पर मेहनत करेगा। खुद ब खुद उसका मोबाइल का इस्तेमाल या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना वो खुद ब खुद कम हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने उसका एक टारगेट होगा जी। कि मुझे मेरे लाइफ के अंदर ये गोल। लेकिन आजकल हुआ क्या है कि इनको गोल यानी क्या ये समझा ही नहीं है। और अक्सरियत में, मैं सब बच्चों का, सब माँ बाप का तो नहीं बोल रहा हूँ, अक्सर माँ बाप तो यानी पैसे कमाने को ही गोल समझ रहे कि भाई इस लाइन में कितना पैसा है, इस लाइन में कितना ये है। तो पैसे कमाना एक अलग चीज़ है, ये तो ज़रूरी है, पैसा तो हर एक को चाहिए, ज़रूरी चीज़ है वो। लेकिन गोल एक अलग चीज़ है कि उसके लाइफ का एक टारगेट, उसकी एक मंजिल, वो जब तय होगी ना, तो हकीकत जो है, एक बार ये तय होता है ना, वो बच्चा बार बार उसके ऊपर यानी तवज्जो देगा, कंसंट्रेशन करेगा। और हमारे घर के अंदर भी जब माँ बाप और सब बच्चे बैठते हैं ना, तो बार बार उसके गोल के मुजाकरे हो, ताकि बच्चों को यानी मोबाइल का ध्यान ही कम हो जाएगा उसका कि भाई मेरा गोल, कि मसलन मेरा गोल जो है मुझे खुद की फैक्ट्री डालना है, मुझे जो है फला कंपनी का जो है यानी मैनेजर बनना है, या तो मुझे जो है ये बिज़नेस डालना है। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, हर एक का गोल अलग होगा। तो इस गोल को जब बार बार उसके सामने लाया जाएगा ना, वो खुद ब खुद मोबाइल से कम होगा। अगला सवाल है सर कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तिहानात का जो डर होता है बच्चों में, वो डर कैसे कम किया जा सकता है? ये जो इम्तिहानात है ना, 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात, ये बहुत अहम इम्तिहानात है हर बच्चे के लाइफ के अंदर जी। लेकिन अगर उसके अंदर डर पैदा होगा ना, वो इस इम्तिहानात के लेकर, तो जो वो आता है वो भी नहीं लिख पाता है, भूल जाता है वो, या डर जाता है या गलत लिखता है। तो उसका डर निकालने के लिए यही रास्ता है कि उसको जो है सबसे पहले घर के जैसे बड़े हैं, माँ बाप है, इन्होंने उसके ऊपर यानी ज़्यादा प्रेशर नहीं डाले। उसको एक यानी एनवायरनमेंट, घर का जो माहौल होता है ना, ये इतना फ्री रखे, इतना फ्रेंडली रखे कि भाई उसको मोटिवेशन वाला रखे कि भाई आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दो, पढ़ाई में ध्यान दो, और ठंडे दिमाग से जो है इम्तिहान को जाओ। तो क्या होगा कि उसके अंदर का जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर रिलीज़ होगा, यानी जो एक टेंशन है ये ख़त्म होगा। और उसके इम्तिहानात के बाद असल तो उसको डर क्यों है कि मुझे मार्क्स कम आएंगे या मैं फ़ेल हो जाऊंगा, ये उसके अंदर के एक डर की वजह है। तो वो उसके अंदर से निकालना है कि तुम्हारे पास जो तुम्हारी तैयारी है, उस तैयारी तो अच्छी करो,
अच्छी से अच्छी पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पढ़ाई में लगाओ और जो आता है उसको ठंडे दिमाग से लिखो। इसके बाद जो होगा वो होगा, उसके नतीजे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम माँ बाप आपके साथ हैं। ये बच्चों को जो भरोसा देंगे ना, तो बच्चे का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि असल डर उसके लिए वो लिखने का तो डर है ही है, लेकिन रिजल्ट का डर होता है। और बाज़ आपने तो देखा भी होगा कि अक्सर जगह में फिर बच्चे फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, खुदकुशियाँ करते हैं। तो मार्क्स कम आना, या मान लो बच्चा फेल भी हो गया, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मान लो हुआ भी, तो ज़िंदगी थोड़ी ख़राब हो गई उसकी। दोबारा खड़ा हो सकता है, वो दोबारा अच्छी पढ़ाई कर सकता है। हमने हमारे लाइफ के अंदर हमारे दोस्तों में भी देखे हैं और हमारे बहुत सारे लोगों को भी देखा है कि बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर था, फेल भी हुआ था स्कूल में, कॉलेजेस में, हमारे आगे पीछे, लेकिन आज वो एक सक्सेसफुल पर्सन है। क्यों? क्योंकि उसने हिम्मत नहीं हारा जी। और उसका जो डर था ना, वो डर नहीं था कि जो हो गया हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है, अगर बच्चों के इम्तिहानात का खौफ निकालना है तो उसको थोड़ा सा घर का माहौल सही बनाओ और घर के बड़े उसको हिम्मत दिलाए कि पढ़ाई में ध्यान दो और अच्छी तरीके से इम्तिहानात को दे दो। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसके लिए हम सब मिलकर उसको जो है आगे की मंजिल तय कर देंगे। जी, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है आजकल। माँ उल्टा बाप हो रहा है। प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर की वजह से बच्चे का क्या हो रहा है कि जो आ रहा है वो भी वो नहीं लिख पा रहा, और फिर माँ बाप के अलावा अड़ोस पड़ोस के लोग भी ताना देते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो वो भी बच्चों ने सोचना है कि देखो, ताना देने वाले कभी खुद के लाइफ में कामयाब नहीं होते। तो ताने को तो ध्यान ही नहीं देना है और हम अपने पढ़ाई और अपने इम्तिहानात पर फोकस करना है। लोगों की आदत तो है बोलने की, लोग अच्छा हुआ तो भी बोलते हैं और लोग बुरा हुआ तो भी बोलते हैं। तो ये बड़ों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बच्चों को इतना समझता नहीं है। यानी जैसे आपने सवाल किया कि पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो या आजू बाजू वाले बहुत यानी उस पर ताना देते हैं, उस वक्त कि माँ बाप या घर के जो बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को ये तो होता रहेगा, हम तो लोगों के मुंह को या इसको तो बंद नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे को उस तरह तैयार करो कि ऐसे चीज़ों को भी वो सही से मुकाबला कर सके। जी, अगला सवाल है सर कि 12th के बाद कौन से कम मारूफ मगर बेहतरीन करियर मौजूद हैं अभी? ये सवाल अक्सरियत में मुझे जो है, जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप है, ये अक्सरियत में मुझे ये सवाल पूछते हैं कि कौन सी लाइन में स्कोप ज़्यादा है। तो मैं उस सवाल को सुनकर यही जवाब देता हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि फला इसमें ही फील्ड में जो है स्कोप है। हर फील्ड में स्कोप है, बशर्ते कि वो बच्चे की दिलचस्पी कितनी है, वो बच्चा उसमें तैयार कितना है और वो मेहनत करने के लिए वो अपने आप को कितना उसमें डाल रहा है। नहीं तो आज के तारीख में आप देखेंगे कि 2-4 साल पहले लोग कहते थे कि आईटी, आज ऐसा हो चुका है कि सैचुरेशन हो चुका है। तो आईटी के अंदर भी मुश्किलात पैदा हो रहे। अब ये इसीलिए इसका जवाब यही है कि हर फील्ड में स्कोप है, बशर्ते उस बच्चे के अंदर दिलचस्पी हो, बच्चे के अंदर मेहनत करने की तैयारी हो, उसमें टिक कर काम करने की तैयारी हो, तो हर फील्ड में ये हो। नहीं तो आईटी में लोग कामयाब हो चुके हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी तरह हम कहेंगे कि भाई इंजीनियर बनने में, डॉक्टर बनने में तो कोई फिक्स ऐसा कोई फील्ड नहीं है कि जिसमें स्कोप है, हर इसमें स्कोप है। बच्चा उस पर अपना 100% डेडिकेशन कितना देता है और उसमें दिल लगाकर कितना काम करता है, तो वो फिर कुछ भी करे तो उसमें वो कामयाबी मिलेगी उसको। सर, आखिरी में नौजवानों के लिए आपकी एक कीमती नसीहत क्या होगी? नौजवानों के लिए मेरी यही राय होगी कि जो है ये वक्त है ना, ये वक्त बहुत कीमती है जी। इस वक्त को कीमती बनाए, अपना वक्त ज़ाया ना होने दे। आज ये जो वक्त है, पढ़ाई का दौर, अगर इसको कीमती बनाएंगे तो हमेशा की जो हमारी जो ज़िंदगी है, दुनियाई ज़िंदगी, इसमें हम हर आदमी चाहता है कामयाब हो जाए। और हम जो हर आदमी अलग अलग पढ़ाई कर रहा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे, माँ बाप भी चाह रहे कि मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई करके आगे कुछ ना कुछ बने, तो हर आदमी चाहता है कामयाब हो जाए।
तो कामयाब होने के लिए पढ़ाई का होना ज़रूरी है, और पढ़ाई में भी आपके दिलचस्पी के मुताबिक और आपको जिसमें आगे कुछ करना है उसके मुताबिक जो है करने के लिए अपने आप का वक्त ज़ाया ना करें। क्योंकि आज अगर हमने पढ़ाई के दरमियान में वक्त ज़ाया करेंगे ना, तो कल इसके बाद पछताना काम नहीं आएगा। अब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं ना जो 10th 12th के आगे नहीं पढ़े हैं, आज उनको समझ में आ रहा है कि सर अगर हमने हमारे दौर में ग्रेजुएशन पूरा करते थे तो आज हमको अच्छी नौकरी मिलती थी, या फिर हमको अच्छा नॉलेज मिलता था, अच्छा एक्सपीरियंस मिलता था। तो मेरा आज के नौजवानों को यही कहना होगा कि आज का कीमती वक्त है, इसको वक्त को कीमती बनाए, इसको ज़ाया न करें, और माँ बाप जो है इसमें उनका ताउन करें। माँ बाप भी उनको ऐसा माहौल बनाए कि जिससे उनके हर मुश्किलात को आसान करें, क्योंकि अक्सर बच्चों को पढ़ाई में भी मुश्किलात आती है, किसी की मेमोरी कमज़ोर होती है, किसी का ध्यान नहीं लगता है। इस वक्त माँ बाप ने चिड़चिड़ करना बच्चे को निगेटिव बनाता है। तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि जो है इन्होंने माहौल घर का ऐसा बनाए कि जिससे बच्चे के हर मुश्किलात को हल करे, और बच्चे अपने वक्त को कीमती बनाकर अगर इसमें ध्यान देंगे तो एक वक्त इंशाअल्लाह ये बच्चे कामयाब होंगे, और बच्चे कामयाब होंगे तो सबसे बड़ा सुकून माँ बाप को मिलेगा। माशाअल्लाह जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। मोहतरम सामिईन, आज की गुफ्तगू ने हमें ये समझाया कि तालीम सिर्फ़ डिग्री नहीं होती, बल्कि सोच की तामीर और मुस्तक़बिल की सिमत का नाम है। फ़िरोज़ साहब ने अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में वो नुकात पेश किए जो हर वालिदैन और हर तालिब इल्म के लिए मशअले राह हैं। हम इनके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। अगर आप भी हमारे साथ किसी तालीमी, समाजी या रहनुमाई के मौजू पर पॉडकास्ट करना चाहते हैं तो बिला झिझक हमसे रब्ता करें। हम आपकी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने में खुशी महसूस करेंगे।